बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में। चलिए इस क्लास को प्रारंभ किया जाए इस आशा उम्मीद और विश्वास के साथ। ये जो पूरी श्रृंखला है प्रश्नों की, ये हमारे आपके ज्ञान में, समझ में, विश्वास में खूब वृद्धि करेगी। चलिए लेता हूँ एक एक प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाई जाती है? विकल्प ए है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, विकल्प बी मैंग्रोव वन, विकल्प सी बोरियल वन और विकल्प डी अल्पाइन वन। क्या होगा सही जवाब? आपने प्रश्न भी देख लिया, प्रश्नों का उत्तर भी देख लिया होगा। चुनिए सही जवाब, और सही जवाब होगा ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्यों उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, इसका कारण क्या है, ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिन इलाकों में पाए जाते हैं वह विषुवत रेखी प्रदेश हैं। तो विषुवत रेखी प्रदेशों में की जो स्थिति होती है, उनकी जो भौगोलिक संरचना होती है, वह बड़ी अद्भुत होती है। इन इलाकों में संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा कैसे होती है कि सूरज की रोशनी जिस भी स्थान पर बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा अवधि तक पड़ेगी, तो उसके आसपास अगर कोई जलीय क्षेत्र और नहीं भी है, तो सूर्य का प्रकाश जब धरातल पे पड़ेगा, तो जो नमी है, जो बारी पानी है, वो वाष्पित होकर ऊपर उठेगा। वाष्पित होकर जब ऊपर उठेगा तो वो संघनित होता है, और संघनित होगा तो फिर ठंडा होगा, और फिर ठंडा होके वर्षा की बूंदे के रूप में उसी स्थान पे या थोड़ा इधर उधर गिर जाता है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की वर्षा होती है तो यही संवहनी वर्षा है। संवहनी वर्षा की खास बात यह है कि ये प्रतिदिन होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खास करके जो विषुवत रेखी प्रदेश हैं, जीरो भूमध्य रेखा के 5 अंश ऊपर और 5 अंश नीचे उत्तर दक्षिण में, इस इलाके में संवहनी वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वनस्पतियों के पनपने की, पैदा होने की, वृद्धि और विकास करने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़ी बलवती हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। हम सब जानते हैं कि वनस्पतियाँ ही पृथ्वी पर ऊर्जा के उत्पादक हैं, और उस जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होगा वहीं पे उसके उपभोक्ताओं की भी संख्या ज़्यादा होगी। तो जो जंतु हैं, जंतु समुदाय है, वह वनस्पतियों पे ही टिका हुआ है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। चाहे ऑक्सीजन की प्राप्ति करनी हो, चाहे भोजन की प्राप्ति करनी हो, चाहे आवास की आवश्यकता की पूर्ति करनी हो, ये सब का सब हमें वनस्पतियों से ही मिलता है। आप हम जो मनुष्य है, मनुष्य भी शुरुआती मनुष्य जंगल में ही पैदा हुआ था, जंगल में ही उसने अपनी सारी गतिविधियों को संपन्न किया था। बाद में जब सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्य धीरे धीरे बाहर आया। प्रारंभिक मनुष्य जो आदि मानव था वो कहाँ था? वनों में ही तो होता था। तो ये पूरी की पूरी जो वन है वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि जब इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में ये घटनाएं होती हैं तो फिर उस जगह की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में। कारण इसका एक लाइन में याद रखिएगा कि यहाँ की स्थिति बड़ी अनुकूल होती है वनस्पतियों के लिए। क्यों? क्यों का जवाब ये होगा कि यहाँ पे संवहनी वर्षा होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में नमी और प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ें या अधिक मात्रा में पड़ती हैं, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को खूब ढेर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिलता है, तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। और जहाँ पे उत्पादक ज़्यादा होंगे वहीं पे उपभोक्ता ज़्यादा होंगे। ढेर प्रकार के, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी, अनेक प्रकार के जंतु होंगे। यहाँ पे मैं अनेक कह रहा हूँ जबकि इनकी संख्या हजारों में है, लाखों में है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र भी डेवलप हो जाएगा, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और फिर अपघटक भी। तो ये एक जो जैव समुदाय है, जो जैव विविधता है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक बात मैं और आपको बता दूं, विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, यानी कि ऊपर उत्तर की तरफ और नीचे दक्षिण की तरफ, तो जैव विविधता का जो ये क्रम है वो कम होता जाता है। ठीक इसी प्रकार से पहाड़ों की जब जो तलहटी है वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जब पहाड़ों पे आप ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाती है एक हिसाब से। तो इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये जो जगह है, थोड़ा पेन ले लेता हूँ, ये जीरो अक्षांश के आसपास इस वाले ये ब्राजील में है,
अमेजन के वन, ये आपके कांगो का वन, ये आपका इधर देख लीजिए ये। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के आसपास ही ये वन पाए जाते हैं और यहीं पे जैव विविधता पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जिन जगहों पे जैव विविधता ज़्यादा होती है उनको हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, उनको हॉट स्पॉट का दर्जा दे दिया जाता है। एक बात और मैं बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं। प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जागरूक करने के लिए लोगों को। और बहुत आवश्यक भी है जैव विविधता। जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी वहाँ पे आवश्यकताएं, अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब लेता हूँ अगला प्रश्न। इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये बोरियल वन है, ये ठंडे प्रदेशों के वन है। मैंग्रोव वनों के बारे में आप जानते ही हैं, वे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जो कि सागर और स्थल का एक संपर्क होता है तटीय इलाकों में। और मैंग्रोव वन हरे पानी के पौधे होते हैं। और अल्पाइन वन जो है आपका, हमारे यहाँ तो सुंदरबन के डेल्टा में सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, जो मैंग्रोव वन का के वृक्ष का बहुत बड़ा उदाहरण है। और यह है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन भी ठंडे प्रदेशों में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनका संबंध पहाड़ों से। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के बहाने आप ये भी जान गए होंगे। चलिए लेता हूं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, विधान परिषद के कितने सदस्यों के चुनाव में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि मतदाता के रूप में भाग लेते हैं? विकल्प ए है 1/3, विकल्प बी है 1/6, विकल्प सी है 1/12 और विकल्प डी है 1/9। क्या होगा सही जवाब? प्रश्न को देख भी लीजिए, आप विकल्पों को भी देख लीजिए और सही जवाब क्या होगा जल्दी चुनिए। इसका सही जवाब होगा 1/3। विधान परिषद की कुल संख्या की 1/3 का चुनाव स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के द्वारा। संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो इसका जवाब भी संविधान में है। तो मैं बता दूं इसका जवाब, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं। देखिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 171 में इसका पूरा विवरण है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना की बात करता है कि कैसी होगी। ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 171 में बताया गया है कि किसी भी राज्य में जो विधान परिषद होगी उसके सदस्यों की जो सब न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी, माने 40 से कम नहीं होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक हो गया। अब इसके अंदर ही रहेंगे अधिकतम विधानसभा के 1/3 सदस्यों का और जो न्यूनतम है वो 40 से कम नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसी में आगे बताया गया है कि जो ये विधान परिषद के सदस्य होंगे उनका 1/3 हिस्सा स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। फिर 1/3 विधान परिषद के 1/3 सदस्य, आप ऐसा करिए ना, एक संख्या दिमाग में सोच लीजिए जो 40 से ज्यादा है। तो आपके द्वारा जो सोची गई संख्या, अब उस पर चलिए मैं बताता हूँ। तो आपने जो संख्या सोची है उस संख्या वही उस विधान परिषद की संख्या है, तो उसका 1/3 तो स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के द्वारा हो गया। बात समझ में आई? अब 1/3 जो राज्य विधानसभा है उसके सदस्यों के द्वारा मतदाता, उसके सदस्य मतदाता बनेंगे विधानसभा के, और वो 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। अब अगला 1/12, आपने जो संख्या सोची है ना उसका 1/12 जो ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक गण होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और जो कि 3 वर्ष से कम 3 साल से अध्यापन का काम कर रहे हैं। और जो 1/12 संख्या है, फिर 1/12, वह 3 वर्ष पुराने स्नातकों के द्वारा बनी हुई मतदाता मंडली के द्वारा किया जाएगा। बात समझ में आई? अब आपने जो संख्या दिमाग में रखी है तो 4 प्रकार से हो गया। अब एक बचेगा, शेष बचेगा 1/6। जोड़ के देख लीजिएगा तो शेष 1/6 बचेगा। और इस 1/6 सदस्यों का, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाता है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। उस राज्य के जो राज्यपाल महोदय होते हैं उनके द्वारा नाम निर्देशन किया जाता है, जो उन व्यक्तियों का जो कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्रों में बड़ा गहरा अनुभव और गहरा काम किया गया होता है। तो उन लोगों को विधान परिषद में नाम निर्देशित कर दिया जाता है, इसलिए कि भाई जब कोई कानून बनेगा तो इनके ज्ञान का, अनुभव का लाभ लेते हुए कानून बनाने की प्रक्रिया में
इनका भी मत जाना जाएगा, जिससे कि एक बेहतर कानून बन सके। अब एक बात फिर मैं आपको बता दूं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने, तो देखिए, विधान परिषद का होना या न होना ये निर्भर करता है विधानसभा और संसद पे। ध्यान से सुनिएगा, संविधान के अनुच्छेद 169 में वर्णित है कि किसी उस राज्य की जो विधानसभा है अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे और वो प्रस्ताव चला जाए संसद के पास, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो वो विधि बन जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा फिर, चाहे विधान परिषद की स्थापना की बात हो और चाहे विधान परिषद के समापन की बात हो, दोनों में ही प्रक्रिया चलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गई हो, यानी कि विधान परिषद रहेगा कि नहीं रहेगा इसका निर्णय विधानसभा और संसद मिलकर करते हैं। प्रस्ताव पारित किया जाएगा विधानसभा के द्वारा और उसका जो समर्थन होगा और कानून बनाने का काम संसद की तरफ से होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला, इस क्रम में अगला प्रश्न लेता हूं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन कालिदास द्वारा रचित नाटक? विकल्प ए है मालविकाग्निमित्रम, विकल्प बी है विक्रमोर्वशीयम, विकल्प सी है अभिज्ञान शाकुंतलम और विकल्प डी है रघुवंश। क्या होगा इसका सही जवाब? महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, आपको चुनना है उसको जो नाटक नहीं है। ध्यान से उस प्रश्न को देखिए और ध्यान से उत्तर को देखिए और चुनिए। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा डी, रघुवंशम। रघुवंशम नाटक नहीं है, रघुवंशम महाकाव्य है। कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंशम में भगवान राम के कुल के राजाओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ कालिदास जी ने एक और महाकाव्य की रचना की जिसका नाम कुमार संभवम है। कुमार संभवम में कालिदास जी ने माँ पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह है का उल्लेख किया है। उन्होंने 2 खंड काव्य भी लिखे हैं, एक का नाम है ऋतुसंहार और दूसरे का नाम है मेघदूत। तो ऋतुसंहार और मेघदूत खंड काव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य हैं और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों के तीनों नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो कथानक है उसमें जो राजा दुष्यंत और शकुंतला जी की बातें हैं और उनके पुत्र भरत के नाम पे ही तो इस देश का नाम भारत पड़ा है। मालविकाग्निमित्रम की भी बड़ी ऐतिहासिक उपयोगिता है। शक शासक अग्निमित्र के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। शक शासक यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र, उनके काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है मालविकाग्निमित्रम से। ये रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अगला प्रश्न लेता हूं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित किस खाद्यान्न के प्रति 100 ग्राम मात्रा में कैल्शियम की मात्रा अन्य से ज्यादा है? विकल्प ए है बाजरा, विकल्प बी रागी, विकल्प सी है मक्का और विकल्प डी है सारे के सारे मोटे अनाज हैं। ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने। अब इन मोटे अनाजों में से आप उस अनाज को चुनिए जो कि सबसे ज्यादा, इन चारों में सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा को धारण करता है। सही जवाब होगा बी, रागी, जिसको मड़ुआ भी कहा जाता है और यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बोया जाता है। यह सूखा से लड़ सकता है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा सिंचाई की या जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अनाज कैल्शियम की तकरीबन 3 साढ़े 3 100 ग्राम का जो है, अगर 100 ग्राम आपने रागी या मड़ुआ लिया है तो उसके 100 ग्राम में तकरीबन 3.44 ग्राम कैल्शियम पाया जाएगा। कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खास करके जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको चिकित्सकों के द्वारा और जो खाद्य विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बहुत प्रेशर देके बहुत ज़्यादा कहा जाता है, इसका समर्थन किया जाता है कि मधुमेह के रोगी, जो डायबिटीज के रोगी हैं, वो रागी का इस्तेमाल करें तो उनकी जो बीमारी है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगी और वो ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। खैर, मोटे अनाजों का तो बहुत मतलब है। मोटे अनाज हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे खनिज पदार्थ से भरे होते हैं मोटे अनाज, जिससे कि हमको बाहर से कुछ लेने की अलग से कुछ सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको खाने पीने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। पुराने समय में जो हमारे
पूर्वज लोग थे वो इन्हीं अनाजों का सेवन करके बिल्कुल हिष्ट पुष्ट शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा करते थे। बाद में दिक्कत हुई जिसकी वजह से समस्याएं आप तो देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो खैर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विकल्प बी रागी। चलिए अगला प्रश्न लेता हूं श्रृंखला का। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से उसे चुनना है जो सुमेलित नहीं है। विकल्प आप देख लीजिए। विकल्प है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, बी है राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, शुकर मतलब सुअर होता है। विकल्प सी राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेदजीफेमा, और विकल्प डी है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र नासिक। जो सुमेलित नहीं है उस अनुसंधान केंद्र का उस स्थान के साथ संबंध बैठाना है आपको। उम्मीद करता हूं आपने सही संबंध बैठा लिया होगा। इसका सही संबंध होगा राष्ट्र जो इस प्रश्न के भाषा के अनुरूप जो गलत है वह है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र नासिक। नासिक में नहीं है, ये कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र है। ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अंतिम विकल्प डी सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र नासिक। अच्छा, ये जो मिथुन है ना, मिथुन, चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इसका बड़ा आर्थिक महत्व है। वहाँ के जो जो जनजातियाँ हैं उनके आर्थिक क्रियाकलाप में ये बहुत मदद करता है, एक साधन के रूप में उनकी हेल्प करता है। और ये नागालैंड में, मेदजीफेमा जो है नागालैंड में है, वहाँ पे अनुसंधान केंद्र एकदम बिल्कुल गौवंशीय है। देख लीजिए, इसका चित्र मैं दिखा देता हूँ। ये जो मिथुन है यहाँ पे, ये देखिए, देखने में लग रहा है ना जो हम लोगों के इलाके में जो ये गौवंश है उन्हीं के परिवार का है, उन्हीं का परिवार का एक सदस्य है, इसका वहाँ पे पालन किया जाता है। तो ये गयाल के नाम से भी जाना जाता है। सुकर मतलब सुअर होता है, ये भी समझ गए होंगे आप। चलिए अब अगला प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न संख्या 6, सेहान करुणा तिलका ने अपने उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? हाल ही में है ये घटना। विकल्प ए है 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार, विकल्प बी 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार, विकल्प सी है 2021 का मैन बुकर पुरस्कार, और विकल्प डी है 2022 का मैन बुकर। क्या होगा सही जवाब? उम्मीद करता हूं आपने चुन लिया होगा, क्योंकि ये समसामयिक है। तो अगर आप पत्रिकाएं या अखबार में इनका नाम देखे होंगे तो बिल्कुल आपने चुन लिया होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा विकल्प डी 2022 का मैन बुकर पुरस्कार। सेहान करुणा तिलका जी श्रीलंका के हैं। चलिए देख लीजिए, सेहान करुणा तिलका जी का एक चित्र है जिसमें उन्होंने उस पुस्तक को लिया है जिसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो चलिए अब अगला प्रश्न लेता हूं श्रृंखला का। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नई शिक्षा नीति 2020 का सही प्रारूप है? विकल्प ए 5 धन 3 धन 4 धन 3, विकल्प बी 5 धन 3 धन 3 धन 3, विकल्प सी है 5 धन 3 धन 4 धन 4, और विकल्प डी है 5 धन 3 धन 3 धन 4। क्या होगा सही जवाब? ये भी बहुत चर्चा में रहने वाला एक विषय है। विकल्प डी सही जवाब होगा 5 धन 3 धन 3 धन 4। क्या है ना कि जो अब 1986 की जो शिक्षा नीति थी वह 10+2 वाले प्रारूप पे थी। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए करके सीखने वाले व्यवस्था पे नई शिक्षा नीति को लाया गया है, जिसके माध्यम से ये आपका जो 5 धन 3 धन 3 धन 4 का प्रारूप अब अप्लाई किया जाएगा। क्या है इसके बारे में बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं। 5 जो शुरुआती 5 है, जो ये 5 है आपका, इसमें एजुकेशन की बात करी गई है, जिसको कि 2 भागों में बांटा गया। ध्यान से सुनेंगे स्पष्ट हो जाएगा। तो ये 5 साल का जो एजुकेशन है इसको 2 भागों में बांटा गया। शुरुआत का 3 वर्ष आंगनबाड़ी या बालबाड़ी में बच्चा पढ़ेगा। अच्छा, बच्चे की उम्र जब 3 साल होगी तो वो विद्यालय में इंटर कर जाएगा, उसका दाखिला हो जाएगा। अब जब वो 3 साल का हो गया, विद्यालय में चला गया, तो अब वो शुरुआत के 3 वर्ष बालबाड़ी या आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। अब आगे की जो कक्षाएं होगी क्लास 1 और क्लास 2 में वो चला जाएगा। तो इस हिसाब से अब उसकी उम्र हो गई 8 साल, यानी कि 3 साल में इंटर करेगा और 8 वर्ष की अवस्था तक पढ़ाई करेगा। करके सीखो, करके सीखने वाली बात है। रट्टाफिकेशन का कोई मतलब नहीं होगा। आराम से बच्चा बिल्कुल एक प्राकृतिक परिवेश में पढ़ेगा अपने हिसाब से। इस तरीके का एक माहौल बनाया जाएगा। अब अगला जो 3 है, ये इस 3 में जो पढ़ाई होगी वो क्लास 3, 4 और 5 की होगी।
और यह उसकी जो उम्र होगी वो 8 से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक वो 3, 4, 5 में पढ़ेगा। ठीक है। अब अगला जो 3 साल है ये हो गया उसका मिडिल वाला, और मिडिल 6, 7, 8, और 11 से लेके 14 वर्ष की अवस्था तक बच्चा 6, 7, 8 में पढ़ेगा, यानी कि मिडिल में हो गया। और अगला जो ये 4 वर्ष है, यानी कि 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष की आयु तक बच्चा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया एक प्रारूप 5 धन 3 धन 3 धन 4। एक बहुत जरूरी बात ये भी जाननी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? क्या नाम था बताइए? नाम था के कस्तूरी रंगन जी। के कस्तूरी रंगन जी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, और उनकी अध्यक्षता में इस समिति ने ये सारी बातें बताई थी। ये है कि जो प्राइमरी की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी। स्किल डेवलपमेंट पे पूरा जोर दिया गया है, और इसमें ग्रेजुएशन का जो स्वरूप है वो इस तरीके का बताया गया है कि जो डिग्री वाली पढ़ाई है उसमें भाई बहुत से बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो अगर वो 1 साल पढ़ा और उसकी पढ़ाई छूट गई, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। 2 वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई छूट गई, तो डिप्लोमा दे दिया जाएगा, डिप्लोमा। और अगर उसने अंतिम वर्ष की जब वो पढ़ाई कंप्लीट करेगा तो उसको डिग्री दी जाएगी। तो ये बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, और इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी भी जरूरत को और देश के भविष्य की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट अब बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये शिक्षा व्यवस्था बहुत अति अनिवार्य थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न का विकल्प आपने बिल्कुल सही चुना होगा। अब लेते हैं इस श्रृंखला का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए है 95.23%, विकल्प बी है 91.67%, विकल्प सी है 93.67%, और विकल्प डी है 99.09%। सोने का नाम सुन के तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर, सवाल का सही जवाब होगा बी, 91.67%। सोना होता है 22 कैरेट गोल्ड में। अब 24 कैरेट का भी गोल्ड होता है, और 24 कैरेट गोल्ड की जो शुद्धता होती है वो होती है 99.9%। हालांकि 24 कैरेट गोल्ड का जो प्रयोग है वो आभूषण यानी कि ज्वेलरी में नहीं किया जाता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाता है, और बहुत सारे जो उपकरण हैं वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाने के लिए उनमें होता है। सोने की जो सबसे खास बात है पता है आपको? सोना सबसे ज्यादा तन्य है, उसको आप तान के तार का रूप दे सकते हैं, बहुत महीन महीन, मतलब बहुत महीन भी करेंगे तो वो रहेगा। चमक तो उसकी खासियत है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी खासियत है, धातु है सोना, तो ये बहुत तन्य है, इसको आप तान के बहुत लंबा कर सकते हैं, और इसी गुण का बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है सोने की। और कैरेट तो एक है ही, हॉलमार्क का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि जो सोना है वो कैसा है शुद्धता के स्तर पे। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से आप जान गए होंगे। विकल्प बी सही है, 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% शुद्ध सोना होता है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्धारक आयाम नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। विकल्प ए कह रहा है मासिक बचत, विकल्प बी कह रहा है शिक्षा, विकल्प सी कह रहा है स्वास्थ्य, और विकल्प डी कह रहा है जीवन स्तर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, मासिक बचत। मासिक बचत बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आयाम नहीं है। MPI को जारी कौन करता है? MPI को जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, इनके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इसके माध्यम से विकासशील देशों में जो जनसंख्या है, जो लोगों का समूह है, वहाँ पे गरीबी कैसी है, लोगों की पहुंच, जो जरूरी संसाधन है तक है कि नहीं है, यानी कि इस बात का एक अंदाजा लगाया जाता है, इसका सर्वे किया जाता है, और फिर प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि गरीब, तो गरीब कौन है?
तो गरीब वह है जो वंचित है। उन मूलभूत आवश्यकताओं से, उन मूलभूत जरूरतों से, उन मूलभूत सुविधाओं से जो व्यक्ति वंचित है, जो कि उसके जीवन के लिए अति अनिवार्य है, उसको जिंदा रखने के लिए अति अनिवार्य है, और उन्हीं से कोई व्यक्ति या कोई जन समूह वंचित हो जाए तो गरीब है। मतलब ठीक से भोजन न मिले, ठीक से आवास न हो, विद्यालय तक उसकी पहुंच न हो, और भी जो जरूरी संसाधन है, वो वंचित है उन आवश्यकताओं से, उन जरूरतों से जो जीवन के लिए अति अनिवार्य है, उन्हीं से वंचित हो गया तो गरीब है। अब इसमें क्या किया जाता है? 3 आयाम है। 3 आयाम: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। अब सुन के याद करने वाला ही ये विषय है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 आयाम है, और ये 3 आयाम 10 संकेतकों में विभाजित हैं। स्वास्थ्य के अंतर्गत आपका ले लिया जाता है कि भाई पोषण का स्तर क्या है, और बाल मृत्यु, यानी कि पोषण जो जरूरी, ऐसा भोजन, ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें जीवन के लिए, शरीर के लिए सारी, उस व्यक्ति के लिंग, कार्य, आयु के हिसाब से जो उसको भोजन मिलना चाहिए, पोषक तत्वों से भरा हुआ, अगर उससे वंचित है तो भी दिक्कत है। इसके बाद बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु कब होगी भाई? जब नहीं सारी चीजें मिल पाई, बाल मृत्यु हो गई। तो ये हो गया। तो पोषण के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण और बाल मृत्यु को शामिल किया गया है सूचकांक के रूप में, संकेतक के रूप में। इसके बाद बात आती है शिक्षा की, और शिक्षा में भी 2 संकेतकों को शामिल किया गया है। मतलब विद्यालय में नामांकन और विद्यालय में बिताया गया समय, यानी कि वह बच्चा जिसकी उम्र 1 से 8 वर्ष की है, जब उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की, प्राथमिक पढ़ाई लिखाई की थी, और उसका नामांकन नहीं हुआ, नामांकन से वंचित हो गया। साथ ही साथ कोई व्यक्ति, 5 परिवार का कोई भी व्यक्ति जो विद्यालय में 5 वर्ष की अवधि भी नहीं बिता पाया है, यानी कि विद्यालय से वंचित हो गया, तो ये शिक्षा के अंतर्गत शामिल संकेतक हैं। अब जीवन स्तर के अंतर्गत जो संकेतक हैं शामिल, उनके बारे में भी मैं बता दूं आपको। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जीवन स्तर वाले आयाम के अंतर्गत कौन से सूचकांक हैं, कौन से संकेतक हैं, उनको भी सुन लीजिए। समय हो तो नोट कर लीजिए, लेकिन सुनिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला संकेतक है, ये है कि भाई, क्योंकि हम जानते हैं ना, घर के 3 भाग होते हैं। एक तो फर्श, दीवार और छत। तो फर्श, दीवार और छत में से जो उसकी फर्श है वो मिट्टी वाली है, मिट्टी की है, मतलब उसको बालू है, मिट्टी है, मतलब कह देंगे साफ नहीं है, पक्का फर्श नहीं है। तो घर में पक्का फर्श ना होना एक चीज हो गया। जैसे क्या है, गरीब लोगों का जो अब आप आवास देखेंगे तो मड़ई है, टाटी है, शेड वगैरह है, इस तरीके का। तो जो घर है, घर की जो फर्श है, नीचे वाला हिस्सा, वो गंदा है, धूल युक्त है, बालू युक्त है, उसको साफ सफाई के नाम पे उस पर केवल लेपन कर दिया जाता है। ये है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, वो परिवार, उस परिवार में या उस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। तीसरा जो संकेतक है, पीने के लिए स्वच्छ जल का न उपलब्ध की उपलब्धता का होना है। चौथा है, शौचालय ना हो, और अगर हो भी तो सामुदायिक प्रकार का शौचालय है, वो किसी के साथ शेयर करता हो, समूह के साथ शेयर करता हो। पांचवा है, उस परिवार में जो भोजन बन रहा है, उस घर में जो भोजन बन रहा है, वो भोजन ऐसे ईंधन पे बन रहा है जिससे बहुत धुआं निकलता हो, बड़ा हार्मफुल हो, बड़ा खतरनाक हो, यानी कि लकड़ी हो, कोयला हो, या जो गोबर, जानवरों के गोबर से जो बनने वाला उपला है जो बनता हो, यानी कि स्वच्छ ईंधन से भी वो वंचित है। और अंतिम है, छठवां जो संकेतक, वो है कि भाई उसके पास रेडियो, मोबाइल, मोटरसाइकिल, साइकिल, टीवी, ठीक है ना, फ्रिज, इनमें से एकाध से वो वंचित हो। तो ये संकेतक है जीवन स्तर के। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो आकलन होता है वो विकसित देशों में नहीं होता है, ये विकासशील देशों की जनसंख्या पर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ सकता है कि भाई ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो पूरा एक विवरण होता है वो किस प्रकार के देशों को टारगेट किया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था के उन देशों को इसमें शामिल किया जाता है जो विकासशील है, अभी विकास के क्रम में है, और फिर उनकी आबादी को इसमें शामिल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए लेते हैं अब अगला प्रश्न इस श्रृंखला का, प्रश्न संख्या 10। एमएसएमई के नियमानुसार लघु उद्योग अधिकतम कितनी धनराशि का वार्षिक कारोबार यानी कि टर्नओवर कर सकता है? विकल्प ए है 10 करोड़, विकल्प बी है 50 करोड़, विकल्प सी है 100 करोड़,
विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। विकल्प बी होगा 50 करोड़। 50 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर अधिकतम करने वाला जो उद्योग है वो लघु उद्योग की श्रेणी में आएगा नियमानुसार। चलिए मैं आपको एमएसएमई के बारे में बता, नहीं तो आप फिर कहेंगे सर आपने बताया नहीं। चलिए, एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, और फिर एम का मतलब मीडियम, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग। आपको पता है उद्योगों में क्या किया जाता है? वस्तु या सेवा का उत्पादन। चाहे वस्तु का उत्पादन करिए चाहे सेवा का उत्पादन करिए, तो इस उत्पादन को करने के लिए कच्चा माल चाहिए। यानी कि उत्पादन करने से पहले की भी एक प्रक्रिया होती है। पहले की प्रक्रिया ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप या कोई भी व्यक्ति एक बिस्किट की फैक्ट्री डालना चाहता है, तो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री बिस्किट बनाएगी तब जब उसमें बिस्किट बनाने के लिए जो जरूरी संसाधन हैं, कच्चा माल हो गया, श्रमिक हो गया, मशीनें चाहिए, अब आटा चाहिए, फिर अब दूध चाहिए, मीठा चाहिए, क्रीम चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर इनका एक संतुलित मेल करा के ही तब बिस्कुट बनेगा ना। बिस्कुट तो उत्पाद हो गया, तो उस उत्पाद से पहले की जो प्रक्रिया है उसमें पैसा लगेगा, और यही पैसा लगना निवेश कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अब वह उद्योग जो चाहे सेवा का करता हो उत्पादन, चाहे वस्तु का करता हो, कोई भी उद्योग हो, अगर उसके द्वारा एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है संसाधनों पे, मशीनों पे, और उसके द्वारा जो वार्षिक कारोबार है वह 5 करोड़ का होता है, तो सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आएगा, अधिकतम 5 करोड़। इसके बाद लघु उद्योग की जो परिभाषा है, लघु उद्योग में जो उद्योग शामिल किए जाते हैं उनकी जो व्यवस्था है वो समझ लीजिए। वह उद्योग जो वार्षिक निवेश 10 करोड़ का करता है संसाधनों पे, और जो कारोबार करता हो वह 50 करोड़ का करता हो वार्षिक, तो लघु उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा। अब मैं समझ रहा हूं आप समझ रहे होंगे। और मध्यम उद्योग की श्रेणी में वह उद्योग आएगा जो वार्षिक निवेश करता है 50 करोड़ का। 50 करोड़ का वार्षिक निवेश करे, अधिकतम है ये, और जो व्यापार हो वार्षिक का अधिकतम 250 करोड़ का हो, तो वह उद्योग मध्यम श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि उसको हम कहेंगे मध्यम उद्योग है वो। समझ में आ गई बात? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर याद नहीं हो रहा है तो देखिए, जितना निवेश हो रहा है उसका 5 गुना कारोबार हो रहा है। आई बात समझ में? जितने का निवेश हो रहा है उसके 5 गुने का क्या हो रहा है? कारोबार हो रहा है। 1 करोड़ हो रहा है निवेश, तो 5 करोड़ का वार्षिक कारोबार हो रहा है, सूक्ष्म हो गया। 10 करोड़ का वार्षिक निवेश हो रहा है, तो फिर 50 करोड़ का वार्षिक कारोबार हो रहा है। 50 करोड़ का लघु हो गया। 50 करोड़ का वार्षिक निवेश हो रहा है और 250 करोड़ का कारोबार हो रहा है, तो मध्यम हो गया। तो हर जगह आप क्या देख रहे हैं? 1 और 5 का एक संबंध है, 1 का गुना 5। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो प्रश्न थे, मुझे लगता है कि आपके ज्ञान में, समझ में, विश्वास में भी वृद्धि करेंगे। आप अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ अब आज की कक्षा को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।